दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें से 8300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एनटीए द्वारा जारी, आंसर की द्वारा प्रमाणित, विस्तृत एवं विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इंडियन पॉलिटी तथा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी देख चुके थे। अभी जो है हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बहुत से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ करके एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अर्थात रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये भारत है, तो यह जो है यह प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वे नदियाँ जो भारत के दक्षिणी पठार भाग अर्थात दक्कन के पठार से निकलती हैं। यह क्षेत्र तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यह क्षेत्र तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इन नदियों की प्रमुख विशेषताएं, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये नदियां ज़्यादातर बरसाती वर्षा पर निर्भर होती हैं। इन नदियों की लंबाई आमतौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियों से कम होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पुराने कठोर चट्टानी क्षेत्र से बहती हैं, इसलिए इनका रास्ता स्थिर और पक्का होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिकतर नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वह अधिकतर पूर्व की दिशा की तरफ बहती हैं, जैसे इस डायरेक्शन की तरफ बहती हैं। अधिकतर नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर गिर करके जो है अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों देखा जाए तो जो गोदावरी नदी है, इसे जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी तथा महानदी, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी एवं महानदी, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुअरी बनाती है। तो जो नदियाँ इस तरफ पश्चिम की तरफ बहती हैं वह एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। इनमें नर्मदा एवं ताप्ती। तो पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं यह डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती हैं। ये नदियाँ सामान्यतः डेल्टा नहीं बनाती बल्कि मुहाना अर्थात एस्चुअरी बनाती है। आसान शब्दों में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वे नदियाँ हैं जो दक्षिण भारत के पठार से निकलती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो जो दक्षिण के गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी गोदावरी नदी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से निकलती है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा एवं मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? तो जो अमरकंटक पठार है उसके पश्चिमी किनारे से, मतलब इस किनारे से कौन सी नदी निकलती है? तो वह जो नर्मदा नदी निकलती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे से निकलती है। यह नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। इस पठार क्षेत्र में विंध्य, सतपुड़ा एवं मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी है। तो जो अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां हैं उनमें प्रमुख नर्मदा है, सोन है एवं जोहिला नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा नगर बसा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहने वाली यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी उपनदियाँ हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जो नर्मदा नदी है यह अमरकंटक से निकलती है, यह पश्चिम की तरफ बहती है तथा यह नदी जो है अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी कावेरी एवं कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी भारत की सबसे बड़े एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य प्रमुख नदियाँ। तो माही नदी निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो जो माही नदी है यह खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो माही नदी पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ, जबकि इस नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी में है। यह राजस्थान की 12मासी नदी है। तो जो माही नदी है यह राजस्थान की 12मासी नदी है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो जो बिहार का शोक है इसे कोसी नदी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कोसी नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। यह बिहार का जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार के काढ़ा गोला नामक स्थान पर भागलपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ के कारण उत्पन्न विभीषिका के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गोवा की 2 प्रमुख नदियों में से एक मांडवी है तथा दूसरी कौन सी नदी है? पूछ रहा है कि जो गोवा है, गोवा की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, तो एक मांडवी है, दूसरी उस नदी का क्या नाम है? तो दूसरी नदी जो है, दूसरी नदी जुआरी नदी है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जुआरी नदी। तो जुआरी और मांडवी, जो जुआरी और मांडवी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। जुआरी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। शरावती कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। पेन्नार और पंबा नदी केरल राज्य में बहने वाली नदियां हैं। विश्व में सर्वाधिक विशाल नदी मुख भूमि कहाँ पर है? तो विश्व में विशाल नदी मुख भूमि कहाँ पर है? तो विश्व में विशाल नदी मुख भूमि जो है गंगा नदी मुख भूमि है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जब किसी नदी के द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद जमा हो जाते हैं तो उसे डेल्टा कहते हैं। यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। तो जो डेल्टा होता है यह त्रिकोणीय आकृति का होता है, जैसे इस टाइप का होता है, इसे डेल्टा कहा जाता है जब समुद्र में ऐसे गिरता है। तो डेल्टा जो त्रिकोणीय आकृति का होता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा से बनता है। तो जो सुंदरवन डेल्टा है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो जो लूनी नदी है यह राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। इसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं, अर्थात यह किसी समुद्र में नहीं गिरती है। तो यह नदी जो है पश्चिम दिशा की तरफ बहती है, जबकि गोदावरी, वैगई तथा सुवर्णरेखा पूरब की तरफ बहती है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न में दी गई नदियों में से लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। यह नदी गुजरात राज्य के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन ए, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो हाँ, ये सही है, जो पेनगंगा है यह गोदावरी की सहायक नदी है। कथन बी, सोन का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट हुआ था। हाँ, ऑप्शन बी भी सही है, जो सोन नदी का उद्गम है यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट हुआ है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। हाँ, ये भी सही है, जो गांधी सागर बांध है यह मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। डी, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिला स्थित नर्मदा नगर में नर्मदा नदी की
बहु परियोजना नहीं, बहुउद्देशीय परियोजना है, तो यही शायद गलत है, लेकिन हमें लगता है ये भी सही है, तो इसका सभी कथन सही है। यह क्वेश्चन ही गलत दिया गया, तो इसमें सभी सही है। तो पेन गंगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी गोदावरी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। नेक्स्ट टॉपिक, नदियों के किनारे स्थित शहर, सिटीज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर। तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आगरा है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आगरा है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो जो आगरा है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, एतमा उद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल, गुरुद्वारा, लाल किला आगरा स्थित है, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो जो लखनऊ है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जबकि कानपुर, कोलकाता एवं बिहार का भागलपुर ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश के में मिलाकर यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। कानपुर, भागलपुर, कोलकाता गंगा की सहायक हुगली नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर बसे शहर है। गंगा नदी के तट पर बसे अन्य प्रमुख शहर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, उत्तरकाशी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी जो भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक है, वह गंगा नदी के किनारे है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इनमें से कौन सा भारत का महानगर है? तो जो मुंबई, पुणे, दिल्ली, यह भारत का महानगर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पुणे, मुंबई, नई दिल्ली भारत के महानगरीय क्षेत्र हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले 53 शहरी समूह हैं, जिसे महानगरीय श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में महानगरीय क्षेत्र को 10 लाख या 10 लाख से अधिक आबादी वाला क्षेत्र जो एक या अधिक नगर पालिकाओं के अंतर्गत आता हो, या 2 या अधिक नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत या अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों से मिलकर बना हो। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में नदी घाटी परियोजनाएं। तो भारत में नदी घाटी परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत में नदी घाटी परियोजनाएं हैं दोस्तों, तो नदी घाटी परियोजना वह बड़ी योजना होती है जिसमें किसी नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध, नहर और बिजली घर बनाए जाते हैं ताकि एक साथ कई काम किए जा सके, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पीने का पानी। इन्हें अक्सर बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनका उद्देश्य, तो इनका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई की, खेती की सिंचाई, खेतों की सिंचाई के लिए, जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना का उपयोग किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, शहरों व गांवों को पानी की आपूर्ति, कुछ जगहों पर नौवहन या नौ परिवहन के लिए। भारत की अगर देखा जाए प्रमुख नदी घाटी भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलज नदी पर बनी है, तथा हीराकुंड बांध परियोजना यह जो महानदी पर ओडिशा में बनी है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तथा सरदार सरोवर बांध परियोजना जो नर्मदा नदी पर है। तो आइए नदी घाटी परियोजना संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो जो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है यह जो मिर्जापुर पीपरी में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित है। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो जो गोविंद बल्लभ सागर है यह जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो हीराकुंड नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। तो जो हीराकुंड नदी परियोजना यह जो महानदी के बाढ़ नियंत्रण और पानी के संरक्षण को संगठित करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, महानदी। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। यह बांध ओडिशा में स्थित है, जिसे 1957 में निर्मित किया गया था। यह संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे बना विशाल जलाशय एशिया का
सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदियों पर उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बना है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का धनरौल बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो यूपी का धनरौल बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो यूपी का धनरौल बांध जो है घग्गर नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, घग्गर नदी। तो धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके जल से निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहा जाता है। गोविंद सागर जलाशय पंजाब में किस नदी पर है? तो जो गोविंद सागर जलाशय है यह पंजाब में सतलज नदी पर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर है। इसका नाम गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु के सम्मान में रखा गया है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक जलाशय है। गोविंद सागर को 1962 में एक जल पक्षी सुरक्षित आश्रय के रूप में घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर परियोजना लगाने के लिए प्रस्तावित है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर परियोजना लगाने को लिए प्रस्तावित है? तो यह जो सिक्किम में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हिमालयी राज्य सिक्किम में 2017 की शुरुआत में 1200 मेगावाट की तीस्ता स्टेज थर्ड परियोजना शुरू हुई, जो इस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना तीस्ता नदी पर विकसित की गई और इसका स्वामित्व तीस्ता ऊर्जा के पास है। तीस्ता 4 जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य 2027 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? जो तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी है, झेलम। तो दोस्तों एक शब्द है तुझे, तुझे मतलब तुमको, तो तू से तुलबुल, झे से झेलम, इसे आप इस शब्द से आप कर सकते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के उलर झील के मुहाने पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के माल परिवहन और आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बांध है जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था, इसका ऑप्शन डी सही है। तो भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। यह बांध पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में बिजली व पानी की आपूर्ति करता है। कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो जो कृष्ण राज सागर बांध है यह कर्नाटक राज्य में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कृष्ण राज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना पर कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्था नदियां आपस में मिलती हैं। इस बांध की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया? तो तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को कृष्णा नदी पर बनाया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन से दो राज्य हैं जो मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जो मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वीरभूम जिले में स्थापित की गई परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड एवं पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है? तो पूछ रहा है कि कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है? तो जल प्रदूषण को कम करना, विद्युत उत्पादन करना ए है,
बाढ़ नियंत्रण करना बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ नियंत्रित किया जाता है। आंतरिक नौचालन ए भी है, तो जो जल प्रदूषण को कम करना यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौसंचालन, सिंचाई आदि है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दार्जिलिंग में 1897 में शुरू की गई थी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना 1902 में शुरू की गई, जो प्रथम बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो जो माता टीला बांध परियोजना है, यह बेतवा नदी पर बनाई गई है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो माता टीला बांध का निर्माण 1957 ईस्वी में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। इस बहुउद्देशीय परियोजना में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है? तो जो हीराकुंड बांध है, यह सबसे लंबा नदी बांध है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर में 15 किलोमीटर की दूरी पर, इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर एवं कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, मुख्य बांध की लंबाई 4801 मीटर है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु एवं वर्षा। तो दोस्तों, भारत की जलवायु एवं वर्षा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जो भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। यहाँ मौसम मुख्य रूप से मानसून पवनों पर निर्भर करता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले अगर कारण देखा जाए, तो जो पहला कारण है वह अक्षांश की स्थिति। भारत के अक्षांश की स्थिति क्या है? हिमालय पर्वत, समुद्र की निकटता तथा मानसूनी पवनें। हिमालय ठंडी हवाओं को उत्तर से आने से रोकता है और मानसूनी हवाओं को भारत में वर्षा करने में मदद करता है। भारत के मुख्य ऋतु अगर पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में ऋतु, तो जो गर्मी का मौसम है यह मार्च से जून के महीने तक होता है। वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्यतः होता है जून से सितंबर तक। शरद ऋतु में लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर में, तथा शीत ऋतु में दिसंबर फरवरी में। भारत में वर्षा जो होती है, भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं। ये हवाएं पहाड़ों से टकराकर बारिश करती हैं। तो आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो जो मासिन राम है, मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिन राम गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मासिन राम में एक वर्ष में 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी मासिन राम में अत्यधिक वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। ये होती हैं, तो पूछ रहा है कि मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। ये किस राज्य में होती हैं? आम्र वर्षा। तो जो आम्र वर्षा होता है, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटका में होता है। केरल और कर्नाटका में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केरल और कर्नाटका। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। उसके कारण शीतकाल में मैदानों में उत्तरी भारत वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। इस वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत और शुष्क अपतट, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, द कोल्ड एंड द ड्राई ऑफ सोर्स वाइंड ब्रिंग द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून टू। तो शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर बारिश कराते हैं, तो यह किस तट पर बारिश कराते हैं? तो यह जो कोरोमंडल तट पर बारिश कराते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर कोरोमंडल समुद्र तट पर बारिश करता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं। इन हवाओं को कोरोमंडल तट पर पहाड़ों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। पूर्वी घाटों पर निर्मित अवरोध के कारण कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाख नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार वर्षा ले आती हैं, भारत के किस प्रांत में ऐसी वर्षा होती है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में ऐसी वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार वर्षा ले आती है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बैसाख अप्रैल के महीने में आने वाला स्थानीय तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में वह कौन सा स्थान है जहां पर मानसून की भारी बारिश होती है? तो पूछ रहा है कि निम्नांकित में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मानसून की भारी बारिश होती है? तो यह जो है खासी पहाड़ियां हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो खासी पहाड़ियों पर मानसून की भारी बारिश होती है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के मासिन राम गांव में विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है। चेरापूंजी मासिन राम से वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है? तो जो पश्चिमी घाट का पवनाभिमुख है, यह निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख क्षेत्र उच्च वर्षा का क्षेत्र है, जहाँ लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि लेह सह्याद्री का पूर्व और दक्षिण प्लेटों दक्कन प्लेट का अंत क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलवायु और संबद्ध मौसम की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है? तो यह जो है पूर्वी चक्रवातीय विक्षोभ पर निर्भर नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। इसमें जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी दोलन, एल नीनो, ऊपरी वायु परिसंचरण आदि भारत में जलवायु और संबद्ध मौसम के कारण है, जबकि पूर्वी चक्रवाती विक्षोभ भारतीय जलवायु और संबद्ध मौसम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा वृष्टि संचय क्षेत्र है? तो जो लद्दाख है यह हिमालय का वृष्टि संचय क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन बी से है। तो वृष्टि संचय क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसे ये पहाड़ है तो इधर से मानसून वर्षा का जल लेकर के आता है और ऐसे निकल जाता है, तो इस साइड जो है घूम कर निकल, तो इस साइड जिस साइड वर्षा नहीं होता है उसे वृष्टि संचय क्षेत्र कहा जाता है। तो जो लद्दाख है वृष्टि संचय क्षेत्र है। हिमालय का लद्दाख क्षेत्र वृष्टि संचय क्षेत्र है, वह वर्षा। तो वृष्टि संचय क्षेत्र क्या होता है? तो वह क्षेत्र जो किसी पर्वत के पवनाभिमुख ढाल पर पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण है। समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाएं पर्वत के सामने वाली ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल पर जो अत्यधिक वर्षा करती है, परंतु मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल पर बहुत ही कम वर्षा या बिल्कुल वर्षा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो तापमान की वार्षिक परिसर रेंज कम होता है, तापमान का दैनिक परिसर रेंज कम होता है, पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है, अत्यांतिक जलवायु दशाएं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी है, अत्यांतिक जलवायु दशाएं पाई जाती है। तो यही कथन जो है सही नहीं है, जबकि बाकी सब सही है। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में अत्यांतिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, यह विकल्प सही नहीं है। दक्षिण भारत का तापमान और आर्द्रता आमतौर पर साल भर उच्च रहता है। यहाँ तापमान की वार्षिक सीमा 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। दक्षिण भारत में केवल मामूली मौसमी बदलाव का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। उत्तरी मैदानी इलाके का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ प्रकार का है। ये भाग वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो जिसे जो है भांगर मिट्टी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो उत्तरी मैदानी इलाकों का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़क प्रकार का है। ये भाग वेदिका जैसे नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे बांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी क्या कहलाती है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी एलुवियल
या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई, और जो नदियाँ हैं नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जो है पोटास की मात्रा अधिक तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। नवीन जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को जो बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है और अपनी उच्च नमी भंडारण क्षमता के कारण उच्च कृषि पैदावार कर सकती है। काली मृदा लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। तो जो काली मृदा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, यह वैश्विक मृदा का 5.6% है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत में एल्युमिनियम व आयरन के ऑक्साइड होने के कारण यह मृदा ईंट जैसी लाल रंग की होती है। यह मृदा रबड़ और कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। लेटेराइट मृदा का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में होता है। काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्वों की कमी होती है? तो जो काली मिट्टी है इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो काली मृदा लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। तो जो काली मृदा इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुअल मिट्टी, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की बहुलता होती है। यह भारत की सबसे उर्वर मृदा है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। तो पहला जो है बांगर, दूसरा खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की उपज किस मृदा में सबसे उत्तम होती है? तो जो कपास है, कपास की जो उपज है काली मृदा में सबसे उत्तम होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कपास की फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त जलोढ़, लाल रेतीली, दोमट तथा चिकनी मिट्टी भी उपयुक्त होती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात एवं महाराष्ट्र में होता है। निम्नांकित में से कौन सी पद्धति है जो कि मृदा संरक्षण के लिए शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी रही? तो जो आश्रय घेरा पद्धति है, यह जो है मृदा संरक्षण के लिए शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी रही, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो शुष्क क्षेत्रों में तेज हवाओं की गति से मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए मृदा संरक्षण आश्रय घेरा शेल्टर बेल्ट एक प्रभावी तरीका है। शेल्टर बेल्ट पेड़ों या झाड़ियों की एक श्रृंखला है जो खेत से सटाकर क्षैतिज रेखा बाड़ के रूप में उगाई जाती है। लवणीय मिट्टी मृदा से वापस लाई जा सकती है। तो जो लवणीय मिट्टी है यह द्रव गुजारने की विधि से वापस लाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लवणीय मृदा के सुधार के लिए द्रव गुजारने की विधि अथवा जल निकास की विधि से जिप्सम का प्रयोग लीचिंग की क्रिया के लिए किया जाता है। तो जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा के सुधार के लिए द्रव गुजारने की विधि तथा जल निकास की विधि लिंचिंग में जिप्सम का प्रयोग लिंचिंग क्रिया के लिए किया जाता है। तो जिप्सम के उपयोग से किस प्रकार की मृदा में सुधार किया जाता है? तो जिप्सम के उपयोग से जो है क्षारीय मृदा के प्रयोग में सुधार किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जिप्सम के उपयोग से क्षारीय मिट्टी में सुधार किया जाता है। जिप्सम मिलाने से मिट्टी में पोषक तत्वों खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि होती है। जिप्सम मिट्टी में कठोर परत बनने से रोकता है तथा मृदा में जल प्रवेश को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। तो जल आकारिक मिट्टी का उदाहरण है। तो जो जल आकारिक है, जल आकारिक मिट्टी का उदाहरण घास स्थलीय मिट्टी का है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जल आकारिक घास स्थलीय मिट्टी का उदाहरण है। यह मिट्टी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां जल निकासी दलदली क्षेत्रों की तुलना में बेहतर होती है। यह मिट्टी ह्यूमस की एक पतली परत से ढकी होती है जो घास की वृद्धि में सहायक होती है। मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक
कम करने वाला है, तो पूछा कि मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम करने वाला, तो मृदा क्षरण को कम करने वाला जो है फसल चक्रानुक्रम पद्धति प्रणाली है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से फसल चक्र पद्धति द्वारा कम किया जा सकता है मृदा का अत्यधिक दोहन, रासायनिक उर्वरकों की अधिकता तथा अत्यधिक सिंचाई मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं। कपास के लिए काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो जो कपास है, कपास के लिए काली मृदा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कपास के लिए काली मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। काली मृदा को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी। यह दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसमें लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है काली मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अम्लता को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, तो जो चूना पत्थर। तो मृदा अम्लता को सुधारने के लिए चूना पत्थर का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मृदा अम्लता को सुधारने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। चूना में युक्त कैल्शियम आयनों और कार्बनिक एसिड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन आयनों के संयोजन से मिट्टी की अम्लता को संसाधित करता है। कार्बनिक एसिड CO2 गैस तथा H2O बनाने के लिए अलग हो जाता है, जिसे मिट्टी को हाइड्रोजन आयनों से मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लोम मिट्टी में किसका बराबर भाग होता है, तो सामान्यतः लोम मिट्टी में जो है बालू, गाद, सिल्ट और क्ले का बराबर भाग होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लोम अर्थात दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है। इस मिट्टी में बालू, गाद, सिल्ट और क्ले की मात्रा लगभग बराबर होती है। इस मिट्टी में पानी तथा वायु के प्रवेश होने के कारण फसलों के लिए उर्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट पाउडर की प्रयुक्ति कुछ कृषि भूमि पर की जाती है, इसके प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है, तो जो डोलोमाइट पाउडर है इसकी प्रयुक्ति कुछ कृषि भूमि पर की जाती है, इसके प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो डोलोमाइट पाउडर इज यूज्ड इन सम एग्रीकल्चर सॉइल, द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इज टू, तो इसके यूज का पर्पज क्या है, तो इसके यूज का पर्पज जो है मृदा के पीएच की वृद्धि करना अर्थात टू इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल। तो डोलोमाइट पाउडर का कृषि में प्रयोग मिट्टी की अम्लता को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का घटक है। डोलोमाइट अम्लीय मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि करके पौधों के लिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, तो जो कोल्वियम सॉइल अर्थात मिश्रोधक मृदा है इसकी ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मिश्रोधक अर्थात कोल्वियम सॉइल ढीले असंपीड़ित तलछट जो किसी पहाड़ी के स्लोप ढलान पर जमा कर दिए जाते हैं, इस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। मृदा में उपस्थित जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो जो पंजाब और हरियाणा है इसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य उदाहरण कौन सा है, तो विच ऑफ मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण मतलब लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण जो है यह जो अति सिंचाई है, ओवर इरिगेशन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, अति सिंचाई। तो पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण डिग्रेडेशन का मुख्य कारण अति सिंचाई ओवर इरिगेशन है। अति सिंचाई से मिट्टियों में जल लग जाता है, जिससे मृदा के लवण ऊपरी परत पर आ जाते हैं, जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। जल जमाव भारतीय मिट्टियों की मुख्य समस्या है, जो मुख्यतः त्रुटिपूर्ण अपवाह, अत्यधिक वर्षा, भौम जल स्तर के उन्नयन, नहर सिंचित क्षेत्रों में और अधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो जो मृदा अपरदन है उसको जो है अधिक वृक्षों के रोपण द्वारा रोका जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मृदा अपरदन को अधिक वृक्षों के रोपण द्वारा रोका जा सकता है, जबकि वनस्पति को हटाकर जंतुओं के अतिचारण से तथा अधिक जंतुओं को उत्पन्न करना मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की वनस्पतियाँ। तो भारत की वनस्पतियों से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों जो है भारत की वनस्पतियों के बारे में देखेंगे।
तो भारत की वनस्पतियाँ, वनस्पति का अर्थ क्या होता है? तो वनस्पति किसी क्षेत्र में अपने आप उगने वाले पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं। भारत की वनस्पतियाँ यहाँ की जलवायु, वर्षा और मिट्टी पर निर्भर करती है। भारत में अलग अलग जलवायु होने के कारण यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर भारत की मुख्य वनस्पतियों के प्रकार देखा जाए तो पहला जो यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, पेड़ साल भर जो है हरे भरे रहते हैं। मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्व भारत तथा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार के प्रमुख पेड़ महोगनी एवं रोजवुड है। दूसरे प्रकार अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पेड़ गर्मी में पत्ते गिरा देते हैं। इस प्रकार के पर्णपाती वन में इस जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसमें सागौन एवं साल है। ये वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा जो कांटेदार वन, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छोटे और कांटेदार पेड़, मुख्यतः थार मरुस्थल राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। चौथा पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार अलग अलग प्रकार के वन, मुख्यतः हिमालय, देवदार, चीड़ आदि जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तथा पांचवा जो मैनग्रोव वन, तो मैनग्रोव वन समुद्र तट और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खारे पानी में मैनग्रोव वन उगते हैं। मुख्य क्षेत्र सुंदरवन है। तो अगर आसान शब्दों में हम देखें तो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि हर जगह की जलवायु और वर्षा अलग अलग होती है। तो आइए हम लोग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से कौन आर्द्रता, दलदली और नदीमुखी मिट्टी द्वारा समर्थित है? तो यह जो मैनग्रोव, तो जो मैनग्रोव है यह आर्द्रता, दलदली और नदीमुखी मिट्टी द्वारा समर्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मैनग्रोव वनस्पति आर्द्रता, दलदली और नदीमुखी मिट्टी द्वारा समर्थित होती है। रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी, कैक्टस अथवा कांटेदार झाड़ियों को सहारा देती है। मैनग्रोव लवणकच्छ, ज्वारीय, सकरी, खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। ये वन विभिन्न क्षेत्र प्रकार के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैनग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो विश्व के मैनग्रोव क्षेत्र का 3% है। जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो जो जम्मू और कश्मीर है इसमें पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य वन संसाधन में भरपूर है। राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग वनों के अंतर्गत आता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ महत्वपूर्ण वनों में देवदार, विलो, जूनिपर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, एल्म, राख, चिनार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश कौन सा है? तो जो बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश कौन सा है? तो बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश मध्य प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का बृहत्तम वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सी वृक्ष पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाया जाता है? तो जो सहतूत वृक्ष है यह पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाया जाता है। तो सहतूत, तो मलबरी या सहतूत, तो इसका ऑप्शन ए सही है। सहतूत या मलबरी वृक्ष पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन बहुत अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा क्षेत्र का तापमान वर्ष भर अधिकतम रहता है। नेक्स्ट, रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित है? तो जो रबड़ है यह सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो रबड़ सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्यतः क्षेत्र दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। जलवायु परिस्थितियाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत वार्षिक तापमान। ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। हिमालयी वन ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देवदार वृक्ष मुख्य वृक्ष है। तो टुंड्रा मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पेड़ों की वृद्धि
ठंडे तापमान और कम बढ़ते मौसमों के कारण बाधित होती है। नेक्स्ट, बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर हैं, तो बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर साल हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर साल वन पाए जाते हैं। बंगाल का अरबरी वन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन श्रेणी के वन है। इसमें प्रायः एक ही प्रजाति के पौधों का प्रभुत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य कौन सा है जो कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता? तो जो हरियाणा है, हरियाणा न्यूनतम वन क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसका ऑप्शन बी सही है। तो हरियाणा राज्य न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जिसका वन क्षेत्र 1603 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का 3.63% है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा वर्ष 1987 में वन आवरण का प्रत्येक 2 वर्ष पर आकलन किया जाता है। इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR में प्रकाशित किए जाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य घटते क्रम में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। वह कौन सा प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित होता है? तो यह जो शीशम है, शीशम ऐसा व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, शीशम। शीशम प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षावन में पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवान, सखुआ, आम, महुआ, बांस और खैर व चंदन है। ये वन आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। सागवान, सखुआ, साल व शीशम की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, जबकि भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण मामले में शीर्ष राज्य मिजोरम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं मणिपुर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है? तो गोवा में है, क्योंकि समुद्र के किनारे। महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश। तो जो मैंग्रोव वन है यह खारे पानी में उगता है तथा समुद्र के किनारे होता है। जो झारखंड है, यहाँ कोई समुद्र नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मैंग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है जो खारे तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे या समुद्री तटरेखा पर पाया जाता है। मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, आकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, तूफान और कटाव के दौरान जान और माल की रक्षा करते हैं। ये पौधे आर्थिक महत्व के होते हैं। मैंग्रोव वन भारत में पश्चिम बंगाल सुंदरवन का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त भारत में मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गुजरात के कच्छ में, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि झारखंड में मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो टीक है, रेड सीडर है, सहतूत है एवं सुंदरी है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जो टीक है, टीक जो है मध्य एवं दक्षिण भारत में, रेड सीडर असम में, सहतूत पंजाब में पाया जाता है, सुंदरी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि एवं पशुपालन। तो क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित आमों की किस्मों में किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो जो दशहरी आम है, दशहरी आम को आमों का राजा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश में दशहरी आम, मुंबई में अल्फांसो आम, बेंगलुरु में बंगनपल्ली आम, पश्चिम बंगाल में मालदा आम तथा बिहार भागलपुर में जर्दालू आम। दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद, लखनऊ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में मकई का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो जो कर्नाटक राज्य है यह मकई का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में मकई अर्थात मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है। सभी प्रकार की मिट्टियों में मक्के की खेती की जाती है। बलुई, दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रायः वृक्षों की छाया में उगाया जाता है? तो जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी को वृक्षों की छाया में उगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कॉफ़ी प्रायः वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी कहवा के लिए पर्वतीय तथा डोमट अथवा लाल मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। भारत में 2 किस्में की कहवा का उत्पादन होता है, पहला अमेरिका कॉफ़ी, दूसरा रोबस्टा कॉफ़ी। नेक्स्ट, काली मिर्च है। तो जो काली मिर्च है, काली मिर्च वृक्ष का बीज है, तो इसका ऑप्शन ये सही है, सीड ऑफ ट्री। काली मिर्च वृक्ष का बीज है। इसका वानस्पतिक नाम
पाइपर नाइग्रम है। तो जो काली मिर्च है इसका वानस्पतिक नाम पाइपर नाइग्रम है। काली मिर्च को मसालों का राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कृषि एवं फसलें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह जो सीढ़ीदार कृषि, टेरेक कल्टीवेशन, तो इसका ऑप्शन डी से सीढ़ीदार कृषि। तो खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन को रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि सीढ़ीदार कृषि है। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा कृषि, एक प्राचीन कृषि पद्धति है जिसका उपयोग हजारों वर्षों से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए किया जाता है। इसमें समतल क्षेत्रों की खड़ी ढलानों में काटकर सीढ़ियाँ या सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं जिनका उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। इस तकनीकी का उपयोग मिट्टी के संरक्षण व कटाव को रोकने और भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो स्लैश वर्ण कृषि, कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई जाने वाली कृषि, एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उपजाई जाती है। तो इसको मिलान करना। तो जो स्लैश या वर्ण कृषि है यह स्थानांतरित कृषि होती है तथा कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल को वाणिज्यिक अन्न कृषि कहते हैं तथा एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है रोपड़ कृषि के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल बोने का समय क्या है? तो जो खरीफ फसल बोने का समय जून और जुलाई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो खरीफ फसल बोने का समय जून और जुलाई, रबी का अक्टूबर नवंबर तथा जायद का समय जो अप्रैल और मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो सोयाबीन है, सोयाबीन को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सोयाबीन को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह लेग्यूम फली फसल है। लेग्यूम फसलों की जड़ें वातावरणीय नाइट्रोजन को जैविक उपयोगी रूपों में बदल देते हैं। सोयाबीन की जड़ों में एक जीवाणु होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को ठीक करता है। यह नाइट्रोजन नोड यूलेशन के बाद ही उत्पन्न होती है और तब तक इसके पौधे मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन लेते हैं। उल्लेखनीय कि नाइट्रोजन तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसिंग किससे संबंधित है? तो जो ट्रेसिंग है यह शुगर केन गन्ना से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गन्ने के पौधों में सामान्यतः 30 से 35 पंक्तियां होती हैं। हालांकि ये सभी पंक्तियां उत्पादक नहीं होती। इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल शीर्ष 8 से 10 पत्तियों की आवश्यकता होती है। गन्ने के पौधे से नीचे की सूखी और पीली पत्तियों को हटाने को ट्रेसिंग कहा जाता है। ऐसे पत्तियों को हटाना आवश्यक है अन्यथा ये परजीवी बन जाते हैं। टमाटर की फ्लोर सौर किस्म लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि, तो जो टमाटर की फ्लोर सौर किस्म है यह लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलीगेल क्लेट्रोनेज कम मात्रा में होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो टमाटर की फ्लोर सौर किस्म लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती क्योंकि पॉलीगेल क्लोट्रेनेज कम मात्रा में होता है। पॉलीगेल एक्ट्रोनेज पैक्टिक पदार्थों के क्षरण में शामिल एंजाइम है जिनका उपयोग खाद्य उद्योगों, कपड़ा प्रसंस्करण, पौधों के खुरदुरे रेशों को हटाने और पैक्टिक अपशिष्ट जल के उपचार में बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती करने के लिए कौन से संवर्धन या कल्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो यह जो फास्फोबैक्टीरिया को प्राथमिकता देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मूंगफली की खेती करने के लिए फास्फोबैक्टीरिया का प्राथमिकता देना चाहिए। फास्फोबैक्टीरिया का अर्थ फास्फेट को घोलने में सक्षम माइक्रोबियल इनोकुलेट्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के साथ फास्फोबैक्टीरिया का प्रयोग फसलों की वृद्धि और उपज का 30% तक बढ़ावा देता है। अल्फांसो आम की किस्म प्रमुखतया किस राज्य में उत्पादित की जाती है? तो अल्फांसो आम की किस्म जो है महाराष्ट्र में उत्पादित की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अल्फांसो आम की एक प्रजाति है जिसका उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तहसील अल्फांसो हापुड़ आम के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है? तो जो पंजाब है, पंजाब में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत के पंजाब राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक 80% से अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह 10% से कम है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र उस भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग वर्ष में एक बार फसली
भूमि के लिए किया जाता है। फसल चक्रानुसार मुख्यतः मदद करता है, तो जो फसल चक्रानुसार मुख्यतः मिट्टी की उर्वरता को सुधारने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे कि फसलों की अधिकतम पैदावार हो सके और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो सके, तो फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग होता है, तो प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग नीला होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग नीला होता है, जबकि पंजीकृत बीजों का रंग बैंगनी और आधारीय बीज का रंग सफ़ेद होता है। प्रमाणित बीज आधार बीज की संतति होती है, जिसे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है।